करूँ सर? यस यस करें, सर। बैठ जाइए। आप का विषय हिंदी साहित्य है जी और सर। आप फुटबॉल देखते हैं, जी कुकिंग सर। करते हैं। जी सर। हिंदी साहित्य आपका विषय है। प्रेमचंद का नाम सुना होगा आपने। जी सर। प्रेमचंद का प्रेम के बारे में क्या दृष्टिकोण है? सर प्रेमचंद का प्रेम के बारे में जो दृष्टिकोण है, उनकी कई सारी रचनाओं में जैसे देख सकते हैं हम। जैसे गोदान में जो मिसेज मालती के प्रसंग उन्होंने कहा है, शुरू में तो जैसे उनके जो संवाद हुए हैं मिसेज मालती और खन्ना जी के बीच, उसमें दैहिक सुख पे ज़्यादा ध्यान दिया है। लेकिन बाद में मालती के कथनों से, मिसेज मालती के कथनों से हमें पता चलता है कि एक आध्यात्मिक प्रेम की भी बात करते हैं अपनी रचनाओं में कहीं कहीं पे। तो दैहिक सुख की बात कौन, प्रेमचंद करते हैं? नहीं सर, अपने संवाद अपने पात्रों के माध्यम से, जैसे कि मिस्टर खन्ना के जो संवाद हुए हैं उसमें मुझे लगता है वहाँ पे, अच्छा, फिर उसके बाद आध्यात्मिक प्रेम की बातें होती हैं। जैसे कि मिसेज मालती के जो संवाद है उससे हमें पता चलता है कि कहीं कहीं पे उनका आध्यात्मिक प्रेम की बात होती है उसमें। अच्छा, तो ये आध्यात्मिक प्रेम क्या होता है? सर जो दैहिक सुखों से इतर प्रेम होता है, एक उसे ही आध्यात्मिक प्रेम का वो दिया जाता है। हिंदी साहित्य में कहाँ कहाँ आध्यात्मिक प्रेम आप देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं? सर आध्यात्मिक प्रेम कई तरीके से होता है। एक तो प्रेम प्रेमिका के बीच, और कहीं कहीं पे सूफी विचारधाराओं में, सूफी रचनाओं में भी हम एक खुदा और बंदे की जो संकल्पना है उसके माध्यम से भी देख सकते हैं। अगर आधुनिक काल में देखेंगे तो आध्यात्मिक प्रेम की बात जो होती है मुख्यतः छायावाद में हम उसकी देख सकते हैं। मुझे छायावाद का प्रेम आपको आध्यात्मिक लगता है? जी सर। वो तो राष्ट्र प्रेम है, उसमें आध्यात्मिक कहाँ सर है? उसमें राष्ट्र प्रेम भी है, आध्यात्मिक प्रेम भी उसमें है। अच्छा, जी सर। और भक्ति काल में ढाई आखर प्रेम करते हैं कबीर। जी सर। ढाई आखर प्रेम में आध्यात्मिक प्रेम है या समाज से प्रेम है? सर ढाई अखर प्रेम में मेरा मानना है कि कबीर जी ने दोनों उसको दिया हुआ है। जैसे एक ईश्वर के प्रति जो प्रेम की भावना है उसको भी महत्व दिया गया है वहाँ पे। सूफी भी कहते हैं मानुष प्रेम है वो वैकुंठ। जी सर। तो कहते हैं कि मनुष्य का ही प्रेम होता है, यहाँ तो अध्यात्म की बात हो नहीं रही है। सर मानुष प्रेम भय वैकंठी वाली रचनाओं में जैसे कि हम देख सकते हैं कि उन जिस लास्ट में जब जायसी जी की उस रचनाओं में कि एक प्रतीकात्मकता भी वहाँ पे व्यक्त हुई है, उसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जी सर। न आपको आध्यात्मिक प्रेम की तरफ जाना है, मूलतः आपको जाना है समस्याओं से जो प्रेम है जी सर। ना, लोक जीवन में जो समस्याएं हैं, जी सर। शिक्षा है उसकी प्रॉब्लम, गरीबी है, बेरोजगारी है, इसमें आप अपना जो आप कर सकते हैं सरकारी योजनाओं के अनुरूप ये आप करेंगे। अभी जो लॉक जो इतना बहुत दिनों से जो बंदी है, जी सर। उसमें शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है? सर शिक्षा पे प्रभाव उसमें कई तरीके से हम देख सकते हैं। सर्वप्रथम तो स्कूल बंद होने से कि एजुकेशन में प्रभाव पड़ा ही है, और डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है इस लॉकडाउन के समय में। जो डिजिटल डिवाइस वाली जो समस्या है वो एजुकेशन में भी देखी जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को उसमें समस्या हुई, ये हम देख सकते हैं सर। इसका समाधान कैसे होता है? सर समाधान तो पहली बात, भारत नेट जैसी जो स्कीम है वो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ा सकती हैं, जिससे कि ये समस्या सॉल्व हो सकती है। और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जो डीटीएच के माध्यम से भी चलाई जा रही हैं, उसके माध्यम से भी एजुकेशन चैनल जैसे कि हमारी सरकार प्रमोट कर रही है, उसके माध्यम से इस समस्या को कुछ हद तक सॉल्व किया गया है। अच्छा, ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी कुछ बदलाव हुए हैं क्या? जी सर। क्या बदलाव हुए? सर सबसे प्रथम बदलाव तो उसमें जो 10+2 वाला स्ट्रक्चर था उसको 5+3+3 वाले उसमें लिया गया है। 5+3+3 लिया गया है। और दूसरी बात, वोकेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। वोकेशनल ट्रेनिंग जो हो रही है, एक स्किल स्किल डेवलपमेंट वाली जो स्कीम्स हैं, जैसे कि ये 10th के बाद 12th के बाद जो वोकेशनल ट्रेनिंग से स्किल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, एक एम्प्लॉयबल डेमोग्राफी का यूज करते हुए हम। इससे पहले शिक्षा नीति कब आई थी? जो प्रेजेंट में आ रही है उससे पहले भी थी नई शिक्षा नीति, वो कब आई थी, किस ईयर में? सर एग्जैक्ट नहीं मालूम, अगर आप जाने तो अनुमान लगाना चाहूँगा। चलिए अनुमान लगा लीजिए। सर शायद 1986 में आई थी। आगे ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है जी सर। किस चीज़ से सबसे अधिक टैक्स कलेक्ट करती है? कौन सा टैक्स होता है जो स्टेट को सबसे अधिक रेवेन्यू देता है? सर शायद लिकर पे जो टैक्स लगता है उसके माध्यम से। जीएसटी आने से सारे टैक्स रिप्लेस हो गए। जी सर। सारे कौन से टैक्स रिप्लेस हो गए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सर जीएसटी आने से इनडायरेक्ट टैक्स रिप्लेसमेंट।
तो पेट्रोल और डीजल पे अभी भी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ये क्यों नहीं हुआ रिप्लेस? सर इसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, पेट्रोल और क्यों डीजल रखा गया? रीजन क्या? सॉरी सर। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? सर उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय में जनसंख्या 23 करोड़ के लगभग है। मेल और फीमेल रेशियो बता सकते हो? सॉरी सर, याद नहीं है। ये बताइए, यूपी का इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, जी सर। आपको लगता है कि यूपी को 3-4 भाग में डिवाइड कर देना चाहिए, इससे एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टेबल से अच्छा रहेगा? सर किसी भी स्टेट को बांटने से जरूरी नहीं कि वहाँ की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएं। सारी नहीं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा। सर मुझे नहीं लगता कि ये एक बेहतर उपाय होगा, क्योंकि उससे इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत सारी ज़्यादा बढ़ेंगी। उससे अच्छा ये हो सकता है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को कुछ बेंचेस खोल के रीजनल बेस पे उस एडमिनिस्ट्रेटिव वाली प्रॉब्लम जो आप बोल रहे हैं सर, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। करप्शन का प्रॉब्लम को कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे? यूपी में वो ज़्यादा है। जी सर। उसको कैसे आप सॉर्ट आउट करना चाहेंगे? सर करप्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो एक वैल्यू इनकलकेशन होना चाहिए बायर और गिवर के बीच की, जो वो होती है। जैसे कि लोगों में एक परसेप्शन बन गया कि बिना करप्शन के हमारा काम नहीं हो सकता है, तो लोगों के अंदर एक मेंटेलिटी है कि घूस देने की प्रवृत्ति भी बढ़ी हुई है, जैसे कि कुछ रिपोर्ट में। इसीलिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें दोनों को भी ऑफेंस माना गया है, गिवर को भी और जो टेकर होता है, जो लेता है ब्राइब, दोनों को माना गया है। दूसरी बात सर, हम एक तरह से पॉलिसिंग, कम्युनिटी पॉलिसिंग करके भी, और जैसा कि सीबीआई जो चला रही है अभियान की, अगर आपसे कोई घूस मांगता है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज आते रहते हैं, लोगों का अवेयरनेस बढ़ रहा है, उसके माध्यम से हम करप्शन को चेक कर सकते हैं। और दूसरा कोई माध्यम दोनों के अलावा? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा। आपने बीटेक इंजीनियरिंग में किया, क्यों? इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग में? सर जब मैं 12th सिविल इंजीनियरिंग में जी क्यों सर किया? सर जब मैं 12th की पढ़ाई कर रहा था तो मेरे माता पिता की इच्छा हुई कि मैं इंजीनियरिंग करूं, और जैसा कि सोशल परसेप्शन भी इसमें बना हुआ है कि इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब सिक्योरिटी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्रेजेंट टाइम में नंबर ऑफ बीटेक बहुत ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट कम है। जी सर। और इंजीनियर बन के अगर कोई क्लर्क बनता है तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में एम्प्लॉयमेंट नहीं है वो, जी सर, कि इंजीनियर डॉक्टर हो जाएं। जी सर। तो ऐसी कंडीशंस में एडवांस में भी तो लोग ये जानते थे कि हाँ इंजीनियरिंग करके भी बहुत अच्छा जॉब नहीं मिलने वाला, वो टाइम पहले वाला चेंज हो गया। जी सर। तो इस वजह से तो नहीं आप इस तरफ जा रहे हैं यूपीएससी की तरफ कि इंजीनियरिंग में कोई अच्छा जॉब नहीं मिला? जी नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैंने जिस साल मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ या फिर मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज आई हुई थी कुछ, उसमें मैं बैठा नहीं था, क्योंकि थर्ड ईयर के दौरान ही मैंने अपना मन बनाया था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा। तो फिर इंजीनियरिंग की उपयोगिता क्या है सिविल सर्विस में? सर इंजीनियरिंग की उपयोगिता हम कई तरीकों से देख सकते हैं, जैसे कि जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे कि मेरी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग रही है तो कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं जो भी, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली जैसे वाटर हार्वेस्टिंग की जो बात करते हैं, चीज़ों की बात सारी कहीं ना कहीं पे सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई हैं। और इंजीनियरिंग करने से मेरा मानना यह है कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जनरेट होता है, टीम वर्क की भावना भी बढ़ती है। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। मेरी तरफ से है कि आप थोड़ा तनाव कम, ज़्यादा तनाव में है, सब लोग सब थोड़ी जानेंगे, है ना? तो लेकिन तनाव क्यों लें? तो चेहरे से दिख रहा है कि आपको ज़्यादा तनाव में, तो आप सोए नहीं है क्या? अच्छा, सोया हूँ मैं। अच्छा, आपको सवेरे सो जाएगी। केवल मुस्कुराहट बनाए रखिए, हो जाएगा सिलेक्शन, है ना? वहाँ बोर्ड मेंबर को ये नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा प्रेशर तो होगा, स्ट्रेस ले रहे हो आप? जी सर। बहुत ज़्यादा प्रेशर सबको होता है, जो अंदर आएगा सबको होगा, लेकिन ज़्यादा क्यों लें? नहीं, ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो उससे क्या होगा कि तो वो नहीं करना है। बाकी तो 10-20 सवाल पूछे जाएंगे तो 5 नहीं आएगा, 10 आएगा, हो गया। क्योंकि वो लोग माहौल जब आए बंदा ना, तो जब इधर से जाए तो बोर्ड को लगे कि नहीं, क्या जिंदा दिल आदमी था, हंसमुख था, बात भी कर रहा है, हल्का मुस्कुरा भी रहा है ना, तो चेहरे पे तनाव दिखेगा जी। बाकी तो नॉलेज का तो तनाव लेना ही नहीं जानेंगे, सॉरी कहेंगे, है ना? अब सॉरी भी बोलना है तो मुस्कुरा के बोलना है। हाँ, हम इस तथ्य को देख लेंगे सर, यहाँ से निकलने के बाद मैं देख लूँगा। ठीक है, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।